तो आज का टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो किसी सर्किल में उसके आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्कशंस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला डिस्कशंस का टॉपिक है वो है थ्योरम हमारा 9.7। 9.7 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी एक बार हम लोग एनसीईआरटी के गो थ्रू चलेंगे, इसको समझेंगे, इसके बाद इसका प्रॉपर प्रूफ भी मैं लिख के बताऊंगा। ठीक है, और इसके आने की भी संभावना बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो इसके पहले, इस थ्योरम को समझने के पहले यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क, ऐसे दो आर्क जिनका लेंथ क्या हो, इक्वल हो, ऐसे आर्क को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क कह सकते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्किल का कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है, सर्किल के सेंटर पे क्या करेगा, इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ये कैसे पता चला है, तो ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है थ्योरम 9.1 से। 9.1 थ्योरम क्या कहता था कि अगर इक्वल लेंथ का कॉर्ड है, दो कॉर्ड है और इनका लेंथ क्या है, इक्वल है, तो ये सर्किल के सेंटर पे क्या करेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। तो इक्वल लेंथ का अगर कॉर्ड है तो इसके थ्रू जो सर्किल का सर्कमफ्रेंस कट होगा दो पार्ट में, उससे जो आर्क बनेगा वो आर्क का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल आर्क का जो इक्वल आर्क होंगे वो सर्किल के सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला इंफॉर्मेशन कैसे पता चल रहा है, तो ये पहला इंफॉर्मेशन हमारा 9.1 का ही कंक्लूजन है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसी से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या है, आगे बढ़ते हुए थ्योरम 9.7 को समझने का ट्राई कर रहे हैं। कोई भी आवाज नहीं करेगा, साइलेंटली इसको समझने का ट्राई करना है, बीच में मैं कोई इंटरप्शंस नहीं चाहूंगा। ठीक है, क्या ये थ्योरम कहना चाह रहा है, पहले इसको समझते हैं फिर इसके प्रूफ को भी समझेंगे। कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक सर्किल है और इस सर्किल का कोई आर्क है, सर्किल का ये सेंटर है और ये सर्किल का ये एक आर्क है मान। अब ये आर्क सर्किल के सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, तो इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पोर्शन सर्किल का क्या है, ये है या नहीं। तो इस रिमेनिंग पोर्शन पे कहीं पर भी जो ये एंगल बनाएगा वो एंगल इस सर्किल के सेंटर पे बनाए गए एंगल का क्या होगा, आधा होगा। या कह सकते सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो रिमेनिंग पोर्शन पे बनाए गए एंगल का क्या होगा, डबल होगा। एक आर्क है, ये आर्क सर्किल के सेंटर पर भी एंगल बना रहा है और सर्किल के रिमेनिंग पोर्शंस पर भी एंगल बना रहा है, कहीं पर भी बना ले। ये सारा एंगल सर्किल पे के सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होगा, आधा होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा और ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, कैसे भी खींच ले रिमेनिंग पोर्शंस में, आर्क का रिमेनिंग पोर्शंस तो यही है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे फिर से एक बार स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द एंगल, अब समझना गौर से, एक एक वर्ड्स के इंफॉर्मेशन को समझने का ट्राई करना है। ठीक है, रुक रुक के पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसको इमेजिन करते हुए आगे बढ़ना। कहीं पे इमेजिनेशंस में प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना है। क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक आर्क किसी सर्किल के सेंटर पे एंगल बना रहा है, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पर भी एंगल बना दे, उसका सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है वो क्या होगा, डबल होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसी को हम लोग प्रूव करके देखेंगे। तो इसके प्रूव में हमारे पास तीन कंडीशन आ सकता है, तीन तरीके का आर्क हो सकता है। या तो आर्क माइनर होगा, या तो आर्क हमारा सेमी सर्किल होगा,
या तो हमारा आर्क क्या है, एक मेजर होगा। इन तीनों सिचुएशन में ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके के डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। एक जगह पे हमारा आर्क क्या है, माइनर है, दूसरे पे जगह पे हमारा आर्क क्या है, सेमी सर्किल है, और तीसरे जगह पे हमारा आर्क क्या है, मेजर है। तो इस माइनर आर्क के लिए जरा हम लोग समझते हैं। तो इस माइनर आर्क के लिए, इस माइनर आर्क के थ्रू जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, और इस माइनर आर्क से ये रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। इसे ही हमें प्रूव करना है। दूसरा सिचुएशन में इस आर्क के थ्रू जो कि एक सेमी सर्किल है, सर्किल पे के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ये। ठीक है, सर्किल के रिमेनिंग पोर्शंस पे जो एंगल बन रहा है ये, तो ये एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। ये एंगल आपको दिखने से ही लग रहा है कि 180 है, तो ये हमेशा ही 90 होगा। तो सेमी सर्किल में, किसी भी सेमी सर्किल में या किसी भी कॉर्ड के थ्रू सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जो सबटेंडेड एंगल होता है वो हमेशा ही राइट एंगल होता है। वो इसी थ्योरम का क्या है, कंक्लूजन है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा, जब आपका आर्क क्या हो, मेजर। सेकेंड वाला सिचुएशन है जब आर्क आपका क्या है, एक सेमी सर्किल है। तो इस सेमी सर्किल के थ्रू सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है, यही तो एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है। तो इसके रिमेनिंग पोर्शन पे इस आर्क के थ्रू रिमेनिंग पोर्शन तो ये है, कहीं पर भी एंगल बना दो ये हमेशा ही 90 डिग्री का ही एंगल। ठीक है, ये किसका कंक्लूजन है, इसी थ्योरम का है। अभी हम लोग प्रूव करेंगे। फिर कह रहा है कि अगर ये आर्क एक मेजर आर्क हो तो सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या होगा, ये हो। कैसा एंगल है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। ये रिफ्लेक्स एंगल सर्किल के, अब रिमेनिंग पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बना रहा है उसका ये क्या होगा, डबल होगा। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल ट्वाइस ऑफ x, ये हमारा थ्योरम कह रहा है। ठीक है, तो तीनों सिचुएशन में एक ही चीजें प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है, POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। ये एंगल क्या है, रिमेनिंग पोर्शन पे बना हुआ एंगल। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको प्रूव करना है। ये पूरा डायग्राम लिख लेते हैं और गिवन इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हम लोग अपने एनसीईआरटी बुक से लेके अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। इतना इंफॉर्मेशन सारे बच्चों को पहले लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, अब इसको लिखने के पहले पहले समझ लो। अभी थ्योरम का मैं यहाँ पे प्रूफ लिखने वाला हूं और इसको अच्छे से समझ लेना। गिवन क्या लिखना है कि वी हैव आर्क PQ ऑफ अ सर्किल। क्या लिखेंगे, वी हैव arc PQ of a circle subtending angle POQ at the center O and PAQ at a point A on the remaining part of the circle. We need to prove that angle POQ is equal to twice of angle PAQ. ये प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां से आगे हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे पहले देख लो फिर लिखना आप लोग। ठीक है, सो अगर हम लोग पहले किसी भी एक सर्किल से इसको प्रूव करना स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा तीनों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, वही वहां पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, इन ट्रायंगल। हाँ, क्या क्या नहीं दिख रहा, क्या अभी हटेंगे तो दिख जाएगा। अभी तो पहले रुकने के लिए मैंने वैसे भी बोला आपको कि इन ट्रायंगल AOQ, इन ट्रायंगल AOQ, अब दिख रहा है सारे बच्चे को, इन ट्रायंगल AOQ। इस AQ में पहले आप लिख लो OA इज इक्वल टू OQ। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं है? क्यों ऐसा है, तो ये है रेडिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक।
अब रेडिया ऑफ सर्किल होने के कारण ये दोनों अगर साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ओ ए क्यू जो है, एंगल ओ क्यू ए के इक्वल होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है यहां तक। अब अगला स्टेप लिखते हैं। अब लिख सकते हैं एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? ऐसा क्यों लिखा है? सिंस an exterior angle of triangle is equal to sum of two opposite interior angles। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ओ क्यू ए के इक्वल है, तो फाइनली हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बताइए, क्या ऐसा जब लिखेंगे तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगा क्या? या सही है? क्योंकि ओ क्यू ए के ही इक्वल है, तो एंगल बी ओ क्यू को हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू लिख सकते हैं या नहीं? चलो अब आगे बढ़े। अब सिमिलरली इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी हमने ये लिखा है, इन द सेम मैनर वी कैन राइट एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी के इक्वल होगा या नहीं, ये आप लोग बताइए। इन द सेम मैनर, जैसे हम लोगों ने एंगल बी ओ क्यू को ट्वाइस ऑफ ओ ए क्यू के इक्वल लिखा है, इन द सेम मैनर वी कैन राइट एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? सही है या गलत है? जल्दी बताओ। मैंने कहा कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के ट्वाइस के इक्वल होगा, इसी तरीके से ये वाला भी जो एंगल है इस वाले एंगल के ट्वाइस के इक्वल होगा। ठीक है, सो नाउ एडिंग 1 and 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, बात हो रही है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ, ट्वाइस ऑफ एंगल लिख देते हैं, एक मिनट इसको रब करते हैं, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, सो बी ओ क्यू और बी ओ पी को जब ऐड करेंगे तो हमें कौन सा एंगल मिलेगा? तो एंगल बनेगा पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू मिलेगा, पी ओ क्यू एंगल मिलेगा। और यहां से 2 अगर कॉमन ले ले तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू मिलेगा कि नहीं? अब इन दोनों एंगल को भी अगर ऐड करें तो एंगल पी ओ क्यू एज इट इज रहेगा, और ओ ए
ओ ए पी और ओ ए क्यू को अगर ऐड करेंगे देन यू विल गेट ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। यही तो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था। ये तीनों ही कंडीशन में ट्रू होगा। बट यहां पे जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कैसा है? रिफ्लेक्स है। ये पीओक्यू क्या है? रिफ्लेक्स है। तो फॉर लिखेंगे फॉर केस थ्री के लिए, हाँ बिल्कुल बनाने हैं। फॉर केस थ्री रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा बस इसको। रिफ्लेक्स एंगल पीओक्यू इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। चलो तो ये हो गया हमारा अब थ्योरम। इसी थ्योरम से हम लोग एक कंक्लूजन भी मैंने बताया, द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज राइट एंगल। द एंगल इन ए सेमी सर्किल इज राइट एंगल। अच्छा, इसके पहले एक और थ्योरम है 9.8 एंगल। अब देखो ये सारे थ्योरम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थ्योरम्स हैं। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। किसी भी सर्किल के सेम सेगमेंट के सारे एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होगा? तो सर्किल का ये आर्क है। अब इस आर्क का एक सेगमेंट क्या है? ये है। एक सेगमेंट नीचे वाला है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट क्या है? ऊपर वाला है। अब इसी आर्क के थ्रू जितने रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन क्या है? इट इज अ सेगमेंट। तो जितने भी इस सेगमेंट में एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं इस आर्क के थ्रू, सारे के सारे क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सर्किल के सेंटर पे मान लो कि इसने 60 डिग्री सबटेंड कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन कहीं पर भी इस सेगमेंट में कहीं पर भी एंगल बना ले, ये सब क्या होगा? 30 डिग्री का ही तो होगा। सो ये जो थ्योरम है नेक्स्ट वाला हमारा 9.8, ये बेसिकली कहां से डिराइव हुआ है? ये 9.1 9.7 का ही तो लग रहा है कि वहीं से इंफॉर्मेशन को लिया गया है। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। इसी तरीके से एंगल इन सेमी सर्किल आर इज राइट एंगल। अगर कोई सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल हो गया, अब इसमें कोई भी एंगल बना लो, ये सब क्या होगा? राइट एंगल होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? क्योंकि सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल? 180 का। तो हाफ होना ही है इसको। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो ऊपर वाला सेगमेंट क्या है? सेम सेगमेंट है। एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद थ्योरम क्या कह रहा है? अगला थ्योरम है, थ्योरम नहीं है, अगले थ्योरम के पहले एक इंफॉर्मेशन है। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। इसके पहले क्या है? एंगल इन सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। अब हमारा थ्योरम अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। पहले स्टेटमेंट में यही कह रहा है ना, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स lying on same side of the line containing the line segment। कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में दो पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट पर भी ये लाइन सेगमेंट सेम एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? सेम एंगल बना रहा है। इस पे अगर 30 बना रहा है तो इस पर भी 30 बना रहा है। तो कह रहा है कि इस चारों पॉइंट से आप एक सर्किल आप ड्रॉ करें। ये चारों पॉइंट कहां पे होगा? एक सर्किल पे ही होगा। फिर से अब समझने का ट्राई करो। अब इसका मीनिंग यहाँ पे समझते रहो और ऊपर स्टेटमेंट पढ़ते रहो। यहाँ पे देख लो, ध्यान यहाँ पे दो। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स subtends equal angle at two other points lying on same side of line containing the line segment। इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड में होना चाहिए दोनों पॉइंट। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट इधर हो और एक पॉइंट इधर हो,
तो क्या ये सेम साइड में हुआ? नहीं। ठीक है, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल। तो ये चारों पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे? एक सर्किल पे लाई करेंगे। ठीक है, दे आर कॉनसाइक्लिक, इसको ऐसे भी लिख सकते, दे आर कॉनसाइक्लिक। इस पूरे को शॉर्ट करके हम लोग द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्किल को लिख सकते हैं, दे आर कॉनसाइक्लिक। फिर से समझो एक बार, फिर से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान देके सारे बच्चे, मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे समझने का ट्राई करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? If a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle. ठीक है, ये चारों पॉइंट क्या होंगे? एक सर्किल पे ही लाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस थ्योरम का से एक कॉन्सेप्ट निकलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके का जो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके हर एक वर्टेक्स से एक सर्किल क्रॉस करता है, तो इस तरीके के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? पहली, द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा है? सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। याद रखना है, याद रहेगा। सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जोड़ना जरूरी है, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। और इसी का कन्वर्स है, क्या कर रहा है? द सम ऑफ pair of opposite angle of quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम क्या है? 180 है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? साइक्लिक होगा। इस अब इतना याद रखना है। इसके बाद क्या है? छोटे छोटे क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ एग्जाम्पल के प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है। ये सब आ रखा है। ठीक है, बाकी तो कुछ ऐसा है, बाकी तो आसानी से आप लोग कर लेंगे।